अगली सुबह गार्डन में एक नाई आदित्य के बाल काट रहा था। वहीं आव्या आदित्य के नेल्स कट कर रही थी। वहीं आदित्य इन सब चीजों से परेशान होकर बार बार हिल रहा था। आव्या उसे हिलता देखकर बोलती है, डैडा डोंट मूव। बोलते हुए आव्या का पूरा ध्यान आदित्य के नेल्स को कट करने पर था। आदित्य अब आव्या को देखता है। आव्या के चेहरे पर आदित्य को काव्या का चेहरा दिखता है और काव्या के साथ वह पल याद आने लगते हैं। पास्ट सीन। काव्या सोफे पर बैठी हुई अपनी नेल्स को देखती हुई कहती है, ये आपने क्या कर दिया? मैंने कितनी मुश्किल से अपने नेल्स बढ़ाए थे और आपने उसे काट दिया। अब मैं नेल्स पॉलिश कहाँ लगाऊंगी? बोलते ही काव्या बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आदित्य नेल कटर टेबल पर रखकर कहता है, तुम्हें पता है इतने लंबे लंबे नेल्स रखने से सारी गंदगी उसमें चली जाती है और फिर बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना बोलते ही आदित्य काव्या को खींचकर अपनी गोद में बिठा देता है। काव्या आदित्य को हैरानी से देखती है। आदित्य काव्या के नाक को पकड़कर खींचते हुए कहता है, और मुझे मेरी वाइफी को बीमार होते हुए नहीं देखना। बोलते ही आदित्य काव्या के नाक को छोड़कर उस पर किस करता है। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखती है। तारांकन तारांकन तारांकन। बाल और नेल्स कट करने के बाद आव्या सौरभ से कहकर आदित्य को नहला देती है। अच्छे से कपड़े भी पहना देती है। अब आदित्य का रूप बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था। भले ही उम्र हो गई हो पर आदित्य पहले जैसा ही दिखता था। उसे बुरा तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। आव्या आदित्य को अपने हाथों से खाना खिलाती है और आदित्य भी चुपचाप खा लेता है। सौरभ तो बस आव्या को आदित्य का ख्याल रखते हुए देख रहा थी। आखिर में आव्या आदित्य को दवाई खिलाती है और सौरभ को देखते हुए कहती है, चाचू, मम्मा के सारे सामान आपने कमरे में रखवा दिया है न? सौरभ सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, हॉस्पिटल से आए सामान और कुछ वीडियो जो मेरे पास थी सब कुछ मैंने कमरे में रखवा दिया है। सौरभ की बात सुनकर आव्या आदित्य को कमरे में ले जाती है। वह कमरा काव्या के फोटो और वीडियो से भरा पड़ा था। आदित्य आव्या के हाथों से छूटकर सीधे जाकर काव्या की मूर्ति को गले लगा लेता है। सौरभ आदित्य को देखते हुए आव्या से कहता है, प्रिंसेस आदि ने अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो क्या हम दरवाजे को लॉक कर दें? आव्या आदित्य को देखते हुए न में सिर हिलाकर कहती है, नहीं चाचू, दरवाजा ऐसा ही खुला रहेगा। मैं हूं न ये सब कुछ संभालने के लिए। बस किसी को भी डैडा के कमरे के आसपास मत आने दीजिए और लंच के वक्त में आ जाऊंगी। नहीं आई तो आप खिला देना। सौरभ कभी आदित्य को देखता है तो कभी आव्या को। आव्या हल्का सा दरवाजा लगाकर कहती है, फिलहाल मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ भी होगा आप मुझे कॉल कर देना। सौरभ हमें जवाब देता है तो आव्या अपना बैग लेकर निकल जाती है। पटना। किंग इस वक्त एक बड़े से विला में थे। एक कमरे के नीचे एक सीक्रेट कमरा था। सीढ़ियों से होते हुए किंग नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरकर वह एक जेलों से भरा कमरे में पहुंचता है। सारे जेल खानों में उपस्थित लोगों की बुरी तरह से हालत की गई थी। ये लोग कुछ किंग के दुश्मन थे तो कोई उनके बच्चों के दुश्मन। किंग एक जेल का सेल खोलता है और अंदर जाता है। उस सेल में एक आदमी को हाथ बांधकर खड़ा रखा हुआ था। वह इस वक्त सर्टलेस था। उसकी सर्टलेस बॉडी में बहुत सारे चोटों के निशान थे। चाबुक से मारी गई चोट और किसी गर्म चीज से जली हुई चोट। किंग उसे देख ही रहा था तभी सामने खड़ा आदमी अपने बालों से छिपा हुआ बोलता है, कब तक ऐसे मुझे जख्म देते रहोगे? अब तो मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मुझे इन चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग अपने डार्क फेस को लिए सामने वाले को देखकर बोलता है, मेरी बेटी और मेरे बेटे को तूने मारा है। इतनी आसानी से तुम्हें मार दूं तो मेरा दर्द कभी नहीं मिटेगा। किंग के ये बोलते ही सामने वाला हंसने लगता है। वह हंसते हुए कहता है, साला तुम बाप बेटे बिल्कुल एक समान हो। पहले बेटा आया अपनी बहन का बदला लेने और अब बाप आया है अपने बेटा और बेटी का बदला लेने। तुम्हें किस गधे ने किंग बनाया है? किंग उसकी बात सुनकर गुस्से से भर जाता है। अपने आसपास देखते हुए एक रोड उठाता है और सीधे उस आदमी के पैर में घुसा देता है। उसके पैर के तलवे से खून निकलकर बाहर आने लगता है पर फिर वह हंसते ही जा रहा था। वह अपने बालों को झटकता है जिससे उसका हल्का चेहरा दिखता है। यह आदमी और कोई नहीं, ध्रुव था। ध्रुव किंग को देखते हुए कहता है, अभी अभी बताया कि मुझे इसकी आदत पड़ गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे मेरे पैर में रोड घुसाओ या सीने में। किंग पीछे होकर कुछ गार्ड को अंदर बुलाता है और कुछ इशारा करता है। इशारा पाते ही 3 गार्ड चाबुक उठाकर ध्रुव को बुरी तरह से मारने लगते हैं। ध्रुव बिना दर्द के चुपचाप खड़ा था जैसे वह इस मार एंजॉय कर रहा हो। चमड़े उखड़ने को हुए थे पर ध्रुव के मुंह से एक चीख तक न निकलती। करीब 1 घंटे बीत जाते हैं। चाबुक की मार खाते खाते ध्रुव की बेहोशी हालत हो जाती है। किंग आगे बढ़कर उसके जबड़े को पकड़कर बोलता है, ये चोटें दर्द नहीं दे रही है न? तो सुनो, तेरा पूरा परिवार मर चुका है जिसे मैंने तुझे कभी नहीं बताया। तेरी बीवी, तेरे बच्चे सब उस सिंघानिया विला में जलकर राख हो गए।
ये सुनते ही ध्रुव आंखें खोलकर किंग को देखता है। किंग उसकी नजरों को समझकर बोलता है, क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? रूप में अभी दिखाता हूँ। बोलते ही वह अपना फोन निकालकर न्यूज दिखाता है। न्यूज पर दिखाई जाने वाले सीन और बोले गए शब्द सुनकर ध्रुव लड़खड़ा सा जाता है। अब उसके कान में बस एक ही आवाज सुनाई देने लगती है, ध्रुव हम जब जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो भी साथ मरेंगे। जब मेरी सांस जाए तो मैं बस तुम्हारे सीने से लगी रहूं। ये सुनाई देते ही ध्रुव के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ जाती है। वह एकदम से चिल्लाते हुए कहता है, तो मुझे क्यों जिंदा रखा है? मारो मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। किंग ध्रुव की चीख सुनकर हंसते हुए कहता है, चीख और जोर से चीख, यही तो मैं देखना चाहता था। तू मौत के लिए भीख मांगे लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा। इतना बोलते हुए ही वह सेल से निकल जाता है। सारे गार्ड भी निकल जाते हैं। वहीं ध्रुव चीखता रह जाता है, मारो मुझे। अव्यान का ऑफिस। नील कुछ कागजों को अव्यान से सिग्नेचर करके केबिन से निकल रहा था, तभी वह रॉनी से टकरा जाता है। नील और रॉनी एक साथ उन कागजों को संभालते हैं। नील सर उठाकर रॉनी को देखता है। उसे देखते ही नील मन ही मन बोलता है, आ गया दूसरा फीलिंगलेस पसंद, पर ये सही है कि मैंने इसकी आवाज तो सुनी है। बोलते ही वह उठकर खड़ा होता है। रॉनी अपना हाथ कागजों से हटाकर नील को बिना देखे केबिन के अंदर चला जाता है। नील एक नजर केबिन को देखता है फिर चला जाता है। रॉनी अंदर जाकर केबिन लॉक करता है, फिर अव्यान की ओर मुड़कर कहता है, जैसा आपने सोचा था वह एकदम सही निकला। दुनिया के सामने जो दिखा वो बिल्कुल गलत है। मैंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अव्यान बिना भाव के रॉनी को देखता है। अव्यान के आंखों में छिपे सवाल को पढ़कर रॉनी नमे सिर हिला देता है। ये देखकर अव्यान उससे नजरें हटाए जाने का इशारा करता है। रॉनी इशारा पाते ही वहां से चला जाता है। वहीं अव्यान इस वक्त अपने लैपटॉप पर दुनिया के सारी मेंटल हॉस्पिटल की लिस्ट देख रहा था। रॉनी बाहर जाकर एक तरफ बढ़ जाता है जहां एक लड़की अपने कंप्यूटर पर आंखें गड़ाए काम करने में बिजी थी। रॉनी उसके पास डेस्क में बैठकर उसके सीरियस भरे चेहरे को देखते हुए पूछता है, कैसी हो? रॉनी के ऐसे सवाल से वह लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस अपने काम में बिजी रहती है। रॉनी उसकी चेयर पकड़कर अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रॉनी का बस इतना बोलना था। वह लड़की जल्दी से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, बिना बताए इतने दिन गायब हो गए, तब तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? और आप? बोलते हुए वह रुककर आसपास देखती है। ऑफिस में काम करने वाले सभी लोग दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर वह लड़की अनकंफर्टेबल होकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। रॉनी एक बार बुलाता है, वीना। बुलाकर वह भी उसके पीछे चला जाता है। वीना भागते हुए जा ही रही थी, तभी रॉनी उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे दीवार में सटा देता है और अपने दोनों हाथ दीवार पर उसके इर्द गिर्द रखकर देखने लगता है। वीना भी सिर उठाकर रॉनी को देखने लगती है, फिर उसके आंखों में देखते हुए ही कहती है, पता है कितने सारे कॉल्स किए मैंने तुम्हें, पर तुमने एक बार भी रिसीव नहीं किया। मैं बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। इतना बोलते ही वीना सिर झुका लेती है। उसकी आंखें नम हो चुकी थी, जो वह किसी भी हालत में रॉनी को नहीं दिखाना चाहती थी। रॉनी वीना के चिन को पकड़कर ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, बहुत इम्पोर्टेंट और सीक्रेट काम था इसलिए मुझे तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा। वीना बस रॉनी के आंखों में देखती रहती है। तभी रॉनी कुछ सोचते हुए कहता है, लेकिन तुम मेरी वजह से क्यों डिस्टर्ब थी? हम दोनों तो दोस्त हैं ना? वीना जल्दी से रॉनी को धक्का देकर बोलती है, हाँ दोस्त हैं, लेकिन जब रोज मुझे परेशान करने वाला नहीं रहेगा तो मैं डिस्टर्ब तो होंगी ना। रॉनी वीना की बात सुन सिर हिला देता है, फिर कहता है, अंकल आंटी कैसे हैं? वीना बोलती है, हाँ दोनों बिल्कुल ठीक है। फिर इधर उधर देखते हुए, ठीक है मैं अब चलती हूँ, मैनेजर ने देख लिया तो सीधे काम से निकाल देगा। रॉनी हाँ में सिर हिलाता है तो वीना जाने लगती है। रॉनी उसे जाते हुए देखता है, फिर खुद भी मुड़कर जाने लगता है। वीना मुड़कर रॉनी को देखती है। कुछ पल उसके पीठ को देखने बाद वह मुड़कर चली जाती है। गोवा। आव्या पूरे पेशेंट को देखने के बाद अपना बैग लेकर केबिन से निकल जाती है। वह जैसे ही आगे बढ़ने को होती है तभी विवान आकर परेशान भरी आवाज में कहता है, आव्या यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अर्जेंटली जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे पेशेंट को देख सकती हो? आव्या टाइम देखते हुए कहती है, लेकिन विवान बीच में ही उसकी बात काट कर कहता है, प्लीज यार देख लेना, बस एक पेशेंट है। आव्या विवान के चेहरे को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए मायूसी से हाँ में सिर हिला देती है। मायूसी इस बात की क्योंकि आव्या को आदित्य की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी और उसे जल्द से जल्द बस उसके पास जाना था। विवान आव्या को बाय बोलकर चला जाता है। आव्या भी विवान के केबिन की ओर बढ़ जाती है। केबिन के अंदर जाकर देखती है तो एक लड़का बेड पर बैठकर सिगरेट की कस ले रहा था और उसके सीने से खून बहे जा रहा था। उसके आसपास 5-6 बॉडीगार्ड खड़े थे।
आव्या अपना बैग जैसे ही रखती है, एक बॉडीगार्ड उसे देखकर शक्ति से कहता है, ओ हेलो मैडम, हमारे बॉस को लड़की नहीं पसंद, इसलिए आप किसी मेल डॉक्टर को बुलाइए। आव्या उस बॉडीगार्ड की कड़वी बातों को सुनकर थोड़ा गुस्से से जवाब देती है, देखिए मेल डॉक्टर तो नहीं है, अगर इलाज कराना है तो कराओ, वरना दरवाजा उधर है, यहाँ से जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या का जवाब सुनकर बेड पर बैठा लड़का सर उठाकर उसे देखने लगता है। आव्या को देखते ही उसकी नजर आव्या के खूबसूरत चेहरे पर ठहर जाती है। वह बॉडीगार्ड अपना हाथ बढ़ाकर आव्या को छूने ही वाला होता है कि उसे अपने ऊपर किसी की तपती नजर महसूस होती है। वह सिर घुमाकर देखता है उस लड़के की सर्द नजरों को अपने ऊपर देखकर वह बॉडीगार्ड अपना हाथ पीछे कर लेता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। बॉडीगार्ड को डरता देखकर आव्या सिर घुमाकर उस लड़के को देखने लगती है, पर आव्या जैसे ही सिर घुमाने वाली होती है तभी वह लड़का दूसरी ओर देखने लगता है, जिस वजह से आव्या ये बिल्कुल नहीं देख पाती कि वह उसे देख रहा था। बॉडीगार्ड के रंगत अचानक ही बदल जाते हैं और वह बहुत ही पोलाइट होकर बोलता है, मैम आप बॉस को चेंज कर सकते हैं। बॉडीगार्ड के बोलने पर आव्या एक नजर उसे देखती है, फिर कुछ सामान लेकर उस लड़के की तरफ बढ़ जाती है। आव्या एक नजर उस लड़के को देखती है जो अब तक बिंदास होकर सिगरेट पी रहा था। आव्या ये देखकर तुरंत उसके मुंह से सिगरेट लेती है। आव्या के ये करते ही उस लड़के की मुट्ठी कस जाती है। आव्या सिगरेट एक बॉडीगार्ड की ओर बढ़ाते हुए कहती है, हॉस्पिटल में सिगरेट पीना मना है, इसे फेंक दो। सारे बॉडीगार्ड आव्या को ऐसे देख रहे थे जैसे उसके जान की प्रार्थना कर रहे हो। सभी बॉडीगार्ड को अच्छे से याद है जब उस लड़के को ऐसे ही एक डॉक्टर ने सिगरेट छीनकर फेंकी थी तो किस तरह बेरहमी से उसने उस डॉक्टर का हाथ काट दिया था। वह लड़का अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। उसे ऐसा देख बॉडीगार्ड आव्या के बारे में सोचने लगते हैं कि अब उसकी क्या हालत होगी। बॉडीगार्ड जब सिगरेट नहीं लेता तो आव्या खुद जाकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है और उस लड़के को देखकर उसके सीने को देखने लगती है। खून पूरे टी शर्ट पर लग चुका था। ब्लैक टी शर्ट होने के बावजूद खून का लाल रंग बहुत अच्छे से दिख रहा था। आव्या उसके चेहरे को देखते हुए पूछती है, ये चोट कैसी लगी? वह इस सवाल का जवाब कोई जवाब नहीं देता, बल्कि एक बॉडीगार्ड बोलता है, बॉस को। बॉडीगार्ड इतना ही बोलता है कि आव्या उसे अपना हाथ दिखा देती है। बॉडीगार्ड की आधी बात मुंह पर ही रह जाती है। आव्या उस लड़के को देखते हुए कहती है, मैंने इनसे पूछा है ना कि किसी और से। आव्या का ऐसा बोलने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वह बिल्कुल चुप होकर बैठा था। जब बहुत देर तक वह कोई जवाब नहीं देता तो आव्या उसके सीने को देखते हुए बोलती है, अपनी टी शर्ट उतारो। आव्या की बात जैसे ही उसके कान में जाती है वह अपने हाथ को पीछे करके अपने बैक पर रखी गन को पकड़ता है और एकदम सर्द आवाज में कहता है, यू ऑर्डर मी। लड़के की आवाज सुनते ही आव्या उसे देखते हुए कहती है, यस आई ऑर्डर्ड यू, अब जल्दी उतारो। वह अब आव्या के चेहरे पर हल्का झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, यू नो व्हाट, जब मुझे कोई ऑर्डर देता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है एंड मैं गुस्से में क्या कर जाता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता। बोलते ही वह अपने बैग से गन निकाल लेता है। आव्या नॉर्मली जवाब देती है, ओह तो ये तुम्हारी बीमारी है, इट्स ओके, मेरे पास इसका भी इलाज है। बोलते ही आव्या उसके शर्ट को बीच से कैंची से काट कर फाड़ देती है। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ने को होता है पर वह लड़का उसे अपने हाथ के इशारे से पीछे होने के लिए कहता है और अपनी पकड़ी गन को छोड़कर बैग को पकड़ लेता है। आव्या अब किसी पर भी ध्यान दिए बिना अपना काम करने लगती है। उसके चोट को पूरी तरह से ड्रेसिंग करने के बाद आव्या अपनी पर्ची निकालकर पेन लेती है और कुछ दवाएं लिखने के बाद उससे पूछती है, नाम क्या है? आव्या के सवाल का वह फिर से कोई जवाब नहीं देता तो आव्या थोड़ी चिढ़ सी जाती है और चिढ़ते हुए पर्ची को फाड़कर उसे देते हुए कहती है, जैसा जैसा लिखा है दवाएं लेकर खा लेना। वह लड़का आव्या के दिए हुए पर्ची पर उसका नाम देखने लगता है और मन ही मन बोलता है, डॉक्टर आव्या। पर्ची न लेने की वजह से आव्या उसे बेड पर रखती है और जल्दी से अपना बैग उठाकर केबिन से बड़बड़ाते हुए निकल जाती है। वहीं वह लड़का आव्या को जाते हुए देखता रहता है। आव्या के जाने के कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आते हुए थोड़े डर के भाव से कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर रूथ, मेल डॉक्टर को अर्जेंटली किसी काम से जाना पड़ा इसलिए फीमेल डॉक्टर आई, मुझे अभी अभी पता चला। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर रूथ सर्द आवाज में कहता है, इस डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर मेरे पास आई तो ये हॉस्पिटल नहीं शमशान बन जाएगा। रूथ का ऐसा बोलना वहां मौजूद सभी के लिए हैरानी से भरा हुआ था। रूथ अपने जैकेट को उतारता है और फिर अपनी टी शर्ट निकालकर एक बॉडीगार्ड के ऊपर फेंक देता है। बॉडीगार्ड जल्दी से कैच कर लेता है। बाहर से एक बॉडीगार्ड आकर रूथ को न्यू टी शर्ट देता है तो रूथ उसे पहनकर जैकेट पहनता है और गन को उठाकर अपने बैग पर रखता है। इतना करते ही वह आव्या की दी हुई पर्ची को अपने पॉकेट में रखकर केबिन से निकल जाता है। इधर आव्या खुद में बड़बड़ाते हुए, कैसे कैसे पेशेंट को हैंडल करना पड़ता है,
न खुद बोलेगा न किसी को बोलने देगा। बोलते हुए आव्या घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह दरवाजा बंद करके बैग को सोफे पर रखकर आदित्य के कमरे की ओर बढ़ जाती है। आव्या कमरे के अंदर जाकर देखती है तो आदित्य बेड पर काव्या की मूर्ति को गले लगाए सो रहा था। आव्या आदित्य के पास जाती है और उसके माथे के बालों को हटाते हुए सहलाती है, फिर उसके माथे पर किस करके कहती है, आई लव योर डैडा। आव्या कमरे से बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसे सौरभ दिखता है जो दोनों के लिए डिनर लगा रहा था। आव्या सौरभ को देखते ही पूछती है, चाचू डैडा ने डिनर किया? सौरभ डिनर सर्व करते हुए जवाब देता है, हाँ मैंने करवा दिया है, तुम भी फ्रेश होकर आओ डिनर करते हैं। आव्या हाँ में सिर हिलाकर अपना बैग लेकर कमरे में जाती है। कुछ देर बाद आव्या फ्रेश होकर आती है और चेयर पर बैठ जाती है। सौरभ खाते हुए बोलता है, तुमने जैसा कहा था मैंने आदि का नाम मेंटल हॉस्पिटल से हटवा दिया है। आव्या हाँ में सिर हिलाकर खाने लगती है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति होती है, फिर सौरभ कुछ सोचते हुए कहता है, आई थिंक यू आर राइट प्रिंसेस। आदि की हेल्थ मेंटल हॉस्पिटल से ज्यादा यहाँ पर ठीक होता जा रहा है। आव्या सिर उठाकर सौरभ को देखती है, फिर नजरें झुकाए फिर से खाने लगती है। अगली सुबह पटना में ध्रुवंश बॉक्सिंग बैंक पर पंचिंग किए जा रहा है। दर्श जिम रूम के अंदर आते हुए बोलता है, सो इंतजार की घड़ी खत्म, आज ही डैड किंग बनने की कंडीशन सामने रखेंगे। ध्रुवंश रुक कर दर्श को देखा और फिर से पंचिंग बैंक पर मारते हुए बोलता है, अंकल आपको तो पता होगा ना कि आखिर किंग की कंडीशन क्या होगी। ध्रुवंश का सवाल सुनकर दर्श ना में सिर हिलाकर कहता है, मुझे कैसे पता होगा, खून एक है मतलब ये नहीं कि सोच भी एक होंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ध्रुवंश पंचिंग बैग पर मारते मारते एकदम से रुक जाता है और दर्श को देखने लगता है। दर्श ध्रुवंश की नजरों को कंफ्यूज्ड होकर देखता है। ध्रुवंश उससे नजरें हटाकर टॉवल लेकर अपने पसीने पोंछता है और बिना कुछ बोले कमरे से निकल जाता है। दर्श वहीं खड़ा रह जाता है और ध्रुवंश को देखता रह जाता है। कुछ देर बाद वह भी कुछ सोचते हुए कमरे से निकल जाता है। दर्श अपने कमरे की ओर जा ही रहा था, तभी उसे श्रेष्ठा कमरे में दिखती है। श्रेष्ठा बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। वह उसके पीछे दीवार को देखता है जिस पर ध्रुव, श्रेष्ठा और ध्रुवंश की बड़ी सी तस्वीर थी। उस वक्त ध्रुव बच्चा था। ध्रुव ने श्रेष्ठा के कमर पर हाथ रखा था और श्रेष्ठा को ही देख रहा था। श्रेष्ठा ध्रुवंश को गोद में लिए ध्रुव की आंखों में देख रही थी। ये देखकर दर्श को अपने दिल में थोड़ा दर्द होता है। दर्श श्रेष्ठा के सीरियल चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहता है, काश की महबूबा मैं तुम्हें कभी कहीं जाने ही नहीं देता, तो ध्रुव की जगह इस वक्त मैं होता। कितना प्यार करती थी तुम मुझसे, पर मैं तुम्हें प्यार करता ही रह गया। मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ महबूबा, लेकिन चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मैं अपना नहीं बना सकता। बोलते ही दर्श कुछ पल वहां खड़ा रहता है, फिर आगे बढ़कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। अमेरिका। एक कमरे के दीवार पर लगी टीवी पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो में नैना अपनी आंसू भरी नजरों से सामने देखते हुए बिल्कुल सिकुड़ रही थी और डर के भाव लिए बोल रही थी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मुझे तुमसे बहुत डर लगता है। उसके सामने खड़ा रुद्रांश उसके पास बैठता है तो नैना पीछे हटते हुए जोर जोर से रोने लगती है। रुद्रांश नैना के चेहरे को देखता फिर उसके और करीब जाकर उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, ये आंसू ही तो नहीं देख सकता तुम्हारी आंखों में, पर तुम मेरी बात सुनती ही कहाँ हो। रुद्रांश के छूने से नैना डर से कांपने लगती है। नैना अपने चेहरे को घुटनों के बीच छुपाकर रोते हुए कहती है, तुमने मेरे भाई और भाभी को मार दिया। क्यों मार दिया उन्हें? रुद्रांश नैना के छुपे चेहरे को देखते हुए कहता है, नहीं मारना चाहता था, लेकिन वो दोनों हमारे बीच आ रहे थे इसलिए मार दिया। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता। मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ और इसलिए मुझसे दूर जाने की सजा तुम्हें अभी मिलेगी। बोलते ही उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता है। रुद्रांश नैना के पैर को पकड़कर खींचता है जिससे नैना बेड पर लेट जाती है। ऐसे अचानक हुए रिएक्शन से नैना घबराहट में रोते हुए जल्दी से उठने की कोशिश करती है, पर उससे पहले रुद्रांश उसे जकड़ लेता है। कुछ ही देर में नैना के दर्द से चीखने और रोने की आवाजें आने लगती हैं। वीडियो अब तक चल ही रही थी, तभी बेड पर बैठा रुद्रांश जो वीडियो को देख रहा था वह तुरंत उसे बंद करता है और अपनी आंखें बंद करके बेड से टिक कर बैठ जाता है। पटना किंग का विला। विला के एक साइड में किंग अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था और दूसरी साइड में किंग के सारे काम हुआ करते हैं। इस वक्त किंग अपनी चेयर में बैठा था। ये चेयर सिर्फ किंग के लिए बनाया जाता है, जिसमें बस हीरे लगे हुए थे जो बहुत ज्यादा चमक रहा था। किंग के राइट साइड में टाइगर खड़ा था और किंग के लेफ्ट साइड में डी। माफिया वर्ल्ड में कभी भी उन्हें उनके रियल नाम से नहीं जाना जाता था। किंग अपनी जगह से उठता है, टाइगर और डी के कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही टाइगर किंग के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करता है तो सर्द नजरों से किंग को देखने लगता है, क्योंकि उसे किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं था।
वहीं रुद्रांश जो टाइगर को फोन पर देख रहा था वह अपने ब्लूटूथ पर टैप करके बोलता है, टाइगर डोंट प्लीज काम डाउन। किंग दोनों के कंधे पर थोड़ा कसकर पकड़ते हुए कहता है, बहुत इंतजार रहा होगा कि न्यू किंग टाइगर और डी में कौन बनेगा। ऐसा बोलते हुए वह अपना भाषण देना शुरू करता है। वहीं टाइगर का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ते ही जा रहा था। वह आंखें बंद करके अपने आईब्रो को रगड़ने लगता है, फिर अपना हाथ पीछे करके गन निकालने लगता है। रुद्रांश उसे ऐसा करता देख थोड़ा सख्ती और चिल्लाते हुए बोलता है, टाइगर नो नो नो, प्लीज अपने गुस्से को संभालो, बस कुछ देर की बात है। टाइगर बहुत धीरे से सर्द आवाज में कहता है, आई यू ऑर्डर मी डैड। ये सुनते ही रुद्रांश अपना सिर पकड़कर आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि उसने अनजाने में गलती कर दी है। रुद्रांश अपने बेटे को अच्छे से जानता था कि वह उससे भी ज्यादा सनकी टाइप है। टाइगर इतने धीरे से बोल रहा था जो सिर्फ रुद्रांश को सुनाई दे रही थी। टाइगर फिर से बोलता है, डैड यू आर नो ना, मुझे कोई ऑर्डर देता है तो क्या होता है। रुद्रांश उधर से कुछ बोलता तभी उस हॉल पर गन शूट की आवाज आती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, काश पॉकेट नॉवेल में ऐसा फीचर होता कि चैप्टर कौन कौन पढ़ता है वह दिखता, पता ही नहीं चलता है कि कौन पढ़ रहा और कौन नहीं। आई रियली मिस माई ओल्ड रीडर्स। और एक बात आप सब भूल रहे हैं, रुद्रांश का बेटा सिर्फ रुद्रांश का नहीं है बल्कि नैना का भी है। बुराई चाहे जितनी भी हो पर अच्छाई उस पर हावी हो ही जाती है। आज रीडर्स से बात करने का मन हो रहा है, करता तो रोज ही है, बट यू ऑल नो आई एम वेरी बिजी पर्सन। पर आज थोड़ा समय निकालकर सभी कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ, वरना बोलेगे कितनी खड़ूस राइटर हैं। पद्मा मैंडर, हो सकता है शीतल पाटिल, सब जिंदा नहीं है, जो जिंदा है वह दिख जाएंगे। आयात अंसारी, आई एम सॉरी टू चैप्टर इज नॉट पॉसिबल। जैज, मिलेंगे मिलेंगे, अब सबको दूर किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पक रही है मेरे दिमाग में। रेणु कन्वर, सेम टू यू यार। एन आव्या और ध्रुवंश भाई बहन है, मैंने पहले भी कहा था। रश्मि, कोशिश रहेंगी कि मैं आव्या की स्टोरी को बेस्ट बनाऊं। बरखा सिंह, मिस तो मैं भी करती हूँ। DS चौधरी, रुद्रांश की चिकनी चुपड़ी बात में आ गए दोनों बाप बेटे, अब क्या ही कर सकते हैं। जशनप्रीत कौर, शिवे, आई थिंक मैंने कभी रुद्रांश के बेटे का नाम नहीं बताया है। ज्योति टंडन, आई ट्राई कि मैं स्टोरी को डेलाइसो अपना बनाऊं। ऐश्वर्या सिंह, बस थोड़ा इंतजार। प्रीति, मुझे भी इनको ऐसा देखा नहीं जा रहा, बट क्या करूं, अगर इनको मिला दिया तो मेरी स्टोरी प्लॉट खतरे में पड़ सकती है। प्रगति सिंह, अव्यान बिल्कुल आदित्य की तरह है, जो भी काम करता है किसी को पता लगने नहीं देता, जिसका एक हिंट कल दे चुकी हूँ। विपुल कुमार त्रिवेडियो, परमिता, जशनप्रीत कौर, आयरा, नैन्सी, एंटिमर दिनकर, DILJOT सिंह पुन्नी, मोनिका टोकास, बुलबुल, स्मीटर, रूही, शनाया रावत, पूजा गिरी, साक्षी सोनी, किरण तिवारी। थैंक यू ऑल फॉर योर लवली कमेंट हार्ट। बस यार इतना ही बोलूंगी, वरना बोलेगे कितना बोलती है फेस विद हैंड ओवर माउथ।